प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति ने कल 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया था सम्मानित। मुख्यमंत्री आज सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। चाईबासा परिसदन में जनता की समस्याओं से हुए रूबरू, त्वरित समाधान का दिया निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता। हथियार और गोलियों के साथ 6 नक्सली गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस के हत्थे चढ़े 4 उग्रवादी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी को रांची के जैसे स्टेडियम में खेली जाने वाली सीरीज के पहले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। 25 को रांची पहुंचेंगी दोनों टीम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मुलाकात करेंगे। कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नगद प्रदान किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। साथ ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में उन्हें बधाई देंगी। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था। कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेलों के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को यह पुरस्कार दिए गए हैं। साधारण योग्यता वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के खुशहाल और स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। राष्ट्रपति ने बच्चों से भी कहा कि 2047 तक एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए उन्हें आज से ही प्रयास करना होगा। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री सोरेन सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इधर मुख्यमंत्री आज सवेरे चाईबासा परिसदन में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान श्री सोरेन ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सिमडेगा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने के बाद शाम में चाईबासा पहुंचे। चाईबासा पहुंचने पर वे शाम में अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय पहुंचकर संध्या वंदना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा दौरे के क्रम में कल मुफस्सिल और महिला थाना का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुरुष और महिला हाजत का जायजा लिया।
देवघर में आयोजित प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल हुई कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से राज्य की वर्तमान सरकार पर भाजपा नेताओं ने जमकर हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा दे रही है। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जनता के सहयोग से जन आंदोलन किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार के जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ भाजपा आंदोलन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करेगी। कार्य समिति की बैठक में संताल की 18 विधानसभा सीटों और राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का संकल्प लिया गया। G20 के हिस्से के रूप में आयोजित B20 की पहली बैठक आज संपन्न होगी। गांधीनगर में आयोजित कई पूर्ण सत्रों के दौरान 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में आयोजित गुजरात के अवसर पर विशेष सत्र एक गुजरात का आयोजित किया गया। वित्त राज्य मंत्री कानूभाई देसाई और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने राज्य में उपलब्ध व्यापार और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। G20 के अंतिम दिन प्रतिनिधि गिफ्ट सिटी और अन्य पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। गंगा विलास रिवर क्रूज का कारवां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच गया है। यहां सैलानियों ने स्थानीय बाजार के साथ ही बंगाल की विरासत समेत अन्य स्थलों का भी दौरा किया। पश्चिम बंगाल के फरक्का से निकलने के बाद MV गंगा विलास रिवर क्रूज अपनी यात्रा में आगे बढ़ता हुआ मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे बसे ऐतिहासिक हजारद्वारी पहुंचा। बाजार की चहल पहल के बीच से चलते हुए विदेशी सैलानियों ने नवाब नाजिम हुमायूं जहां बहादुर के ऐतिहासिक हजारद्वारी भवन में प्रवेश किया। यह इटालियन और ग्रीक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। सैलानियों ने पास के इमाम बाड़े की खूबसूरती को देखा। इसके बाद कारवां कटरा मस्जिद की ओर बढ़ा और यहाँ की इमारतों की बेमिसाल कारीगरी को देख सैलानी भाव विभोर हो उठे। सैलानियों ने भारत की प्राचीनतम भवन निर्माण और स्थापत्य कला की कारीगरी को सराहा। This place especially provides a very huge collection of antiques and also big pictures. And it's really amazing to find not only the information about the history, but also you can see something about the history, and you have the best choice actually in here. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके माध्यम से देश में जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साधन विकसित होंगे। इस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पर स्विट्जरलैंड से आए हुए हमारे तमाम विदेशी पर्यटकों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पूर्ण रूप से सहज एवं सुलभ यात्रा करने में सहायक हो रही है। इनकी ये यात्रा हमारे जल मार्ग के साथ साथ पर्यटन के दिशा में एक सफल, सहज, सुलभ कदम होगा। इस यात्रा का हर पड़ाव भारत की सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश कर रहा है। हर दिन सैलानी भारत के नए रंगों से सराबोर हो रहे हैं। इस वक्त हम हजारद्वारी में खड़े हैं और यहाँ पर इटालियन और ग्रीक स्टाइल में बने इस हजारद्वारी किले को, इस बिल्डिंग को उन्होंने यहाँ पर देखा और इसके अंदर जो म्यूजियम है उसको देख करके पिछले ज़माने की यादों को उन्होंने ताज़ा किया और दूसरी तरफ इमाम बाड़ा भी वो गए और कटरा मस्जिद का भी उन्होंने दौरा किया। तो एक मिक्स कल्चर जो यहाँ पर है उसको उन्होंने समझा और यहाँ से वो एक अच्छी यादें लेकर के अपने देश को जाएंगे। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, हजारद्वारी, वेस्ट बंगाल। प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। कल सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस पर जोर दिया कि सोशल मीडिया मंच चुनाव संबंधी फर्जी खबरों की पहचान करे। के लिए टेक्नोलॉजी की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव के बारे में फर्जी सामग्री पकड़ने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर बल देते हुए कहा कि चुनावों से संबंधी फर्जी खबरों की पहचान सोशल मीडिया मंच करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनावों को लेकर फर्जी इस तरह की विस्तृत
फर्जी खबरों को पकड़ने की क्षमता है। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर पहला सम्मेलन दिसंबर 2021 में किया था। सम्मेलन में आर्मेनिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, फिलीपींस सहित 16 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इसे लेकर हजारीबाग स्थित केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा को लेकर बच्चे उत्साहित हैं और वो लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या मैसेज देंगे और उनके एग्जाम के जो तनाव है वो दूर करेंगे। क्या कोई तनाव है एग्जाम का? यस, हमें हर स्कूल से 5 स्टूडेंट को लिया गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम पेंडिंग कंपटीशन को लिया गया है। यह कंपटीशन केंद्रीय विद्यालय में है, मेरू बीएसएफ के कैंप के अंदर। हम लोग बहुत उत्साहित है कि कैसा ये चलेगा, कैसा मैं करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट डर भी लग रहा है, घबरा भी रही हूँ, लेकिन मेरे लिए हिसाब से अच्छा ही होगा। धन्यवाद। एग्जाम का कोई डर है आपको? नो सर। नहीं, एग्जाम का देखिए डर जो है बच्चों में वो खत्म हुआ है। एग्जाम का डर खत्म हुआ है। परीक्षा पे चर्चा का इंतजार है? हाँ, बहुत इंतजार है परीक्षा का चर्चा। इससे हम लोग को ये मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग परीक्षा के दौरान कोई हम लोग इतना अब एक्साइटमेंट हो गया इस जो चलाया गया परीक्षा पे चर्चा, उस सब से लेकर बच्चों में एक मोटिवेशन आया है कि एग्ज़ाम के टाइम रिलैक्स रहे, मोटिवेट रहे और अच्छे से पढ़ें। एग्ज़ाम को ऐसे देखिए कि वो एक त्यौहार की तरह है। जब एग्ज़ाम हो तब हंसते हुए जाइए और जब एग्ज़ाम लिख के निकले तब मुस्कुराते हुए आइए। तो हंसते और मुस्कुराते हुए एग्जाम देकर आइए। ये तनाव नहीं बल्कि त्योहार और उत्सव का माहौल है। आपको कैसा लगता है? एग्ज़ाम हमें अच्छा लगता है। ये बच्चे एग्ज़ाम के नाम पे डरते हैं, पर ये हम लोग का ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम होता है। तो बच्चों में अब जो है बच्चों का एक जो डर था परीक्षा का, वो डर खत्म हुआ है और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम होने से इन बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है और उनको जो लगता है कि जो तनाव का माहौल होता था और परीक्षा को लेकर एक जो हेवॉक क्रिएट होता था, फोबिया क्रिएट होता था, वो अब खत्म हुआ है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित खूंटी जिले से पुलिस ने पीएलएफआई के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 15 कारतूस, चंदा की रसीद और पीएलएफआई का पर्चा भी जब्त किया है। वहां पर गोहारा से सरिता जाने वाली सड़क पर 2 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया, जो हथियार के साथ और चंदा रशीद वगैरह के साथ गिरफ्तार किए गए। कुछ अन्य लोग भी उनके साथ थे जो वहां पर घेराबंदी के दौरान भागने में सफल हुए। उनके बताए अनुसार उन्होंने जो कन्फेशन किया, उन्होंने बताया कि सिमडेगा की जो घटना हुई थी उसमें आगजनी की गई थी, उसमें इनकी संलिप्तता थी और अन्य लोगों का नाम भी उन्होंने बताया। फर्दर जो इसमें पूरा लाइजनिंग कर रहा था, जो इस पूरे एरिया को देख रहा था, प्रकाश साहू करके था। प्रकाश साहू जिसकी उम्र 31 वर्ष है और यह मरचा का रहने वाला है, रंजा थाना क्षेत्र में। उनके बताए जाने पर फिर प्रकाश साहू को भी हम लोगों ने पिक किया। प्रकाश साहू के उधर सिमडेगा पुलिस ने पिछले दिनों रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर आगजनी करने वाले पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों में जागे उर्फ जोगेश्वर, दीपक तोपनू, किशोर सोरेन और जॉन सोरेन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 3 बाइक भी बरामद किया गया है। इस कार्य में जो मशीनें लगी थी, जेसीबी मशीन और एक वाटर टैंकर था, इनको आग लगा दिया गया। तो वहां पे कुछ पोस्टर भी चिपकाए गए थे। कांड के उद्भेदन के लिए अविलंब पुलिस उपाधीक्षक श्री डेविड एडुतराय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा 72 घंटे में कार्रवाई करते हुए 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम झारखंड समेत देश भर में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दिवस 2023 मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस विशेष रूप से भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों द्वारा सामने की जाने वाली असमानताओं, भेदभाव और शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उन असमानताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का आह्वान करता है।
साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। तब से इस दिवस को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। ये दिन लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उनके अधिकार को दर्शाता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर परिसदन में आरसीडी के वरीय अधिकारियों, टाटा स्टील, जुस्को और जिला प्रशासन के साथ मानगो फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों में टाटा स्टील, आरसीडी और जिला प्रशासन की टीम ज्वाइंट सर्वे कर अपनी रिपोर्ट देगी, ताकि फाइनल डिजाइन के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि लोगों का रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है। राज्य सरकार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दिशा निर्देश में जिस तरह से काम कर रही है वह पूरे देश में एक मिसाल बन गया है। श्रीमती मांझी कांके में कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित कर रही थी। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने टॉक टू डीसी कार्यक्रम के माध्यम से जिले के विभिन्न पंचायतों के लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में वरीय अधिकारियों को जांच कर प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक किया। बैठक में एसएसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी सहित सभी थाना प्रभारी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 5 वर्ष पुराने लंबित कांड, सरस्वती पूजा और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा जिले में चल रहे नवाचार गतिविधियों के तहत पुराने और जर्जर भवनों का सुंदरीकरण एवं जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी क्रम में सर्किट हाउस में चारों ओर सोहराय पेंटिंग्स की गई है। साथ ही भवन में अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूटपाट के मामले में टीपीसी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में बुढ़मू निवासी वारिश अंसारी, प्रिंस कुमार जायसवाल शामिल हैं। इनके पास से लूट का 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर अचानक चलती स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। महिला ने स्कूटी छोड़कर भागकर अपनी जान बचा ली। आग लगी की सूचना पर पहुंची दमकल के वाहन से आग पर काबू पाया गया। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने रात्रि भ्रमण कर मिथिलांचल से विशेष कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्राफ स्कूल, कन्या पाठशाला और हिंदी विद्यापीठ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हटिया दुर्ग हटिया के बीच द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। यह स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी से 30 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को हटिया से प्रस्थान करेगी, जबकि 1 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को दुर्ग से प्रस्थान करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार पलामू में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभय वर्मा ने की, जबकि संचालन दीक्षा कुमारी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि आने वाले दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्य के कुछ क्षेत्रों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि अन्य इलाकों में आसमान साफ रहेगा।
रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल की देखरेख में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम बेसिस पर दोहराया गया। मौके पर उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट कर सलामी ली। झलक रही है। तो जितने भी सुधार के कुछ बिंदु के बारे में भी आपको सीनियर डिफेंस महोदय के द्वारा बताया गया। अनुरोध रहेगा कि उन सुधारों को भी अंडरटेक कर लीजिए ताकि जब परसों आप यहाँ पर परेड करने के लिए आए तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस करें। भारतीय सेना ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर स्वदेश निर्मित सैन्य हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में सेना के अधिकारी से कुछ खास बातचीत की है। 3 Paramveer Chakra awardees and 3 Ashok Chakra awardees also participating. We would also have the Egyptian contingent participating in the parade with us, and all the Indian Army equipment which is being showcased in this parade is indigenized. We would be showing yes, under the Atmanirbhar Bharat, we are using all the indigenized equipment in this parade. You would be able to see MBT Arjun, you would also see the Nag missile system and the BMP-2s. You would also see the K9 Vajra guns, self-propelled guns, and also the mobile automatic launcher of the BrahMos missile system, as also the mobile microwave node and mobile network center of for the communications, and the 10-meter short span bridge which is used by the Corps of Engineers in the battles, and also the Akash weapon system. 25-pounder guns are phased out. Yeah, in the Republic Day celebration, the 21-gun salute would also be given by 105 mm Indian field gun this time, and that is also showcasing that we are transitioning towards the indigenized equipment. रांची के जेएससीए स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। जेएससीए स्टेडियम के पक्ष में गेट पर बने टिकट काउंटर से क्रिकेट प्रेमी टिकटों की खरीदारी कर रहे हैं। जेएससीए ने पिछले 14 जनवरी को ही टिकटों के दाम तय कर दिए थे। जेएससीए ने न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 रुपए टिकट दर निर्धारित किया है। जेएससीए में होने वाले मुकाबले के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी कल ही रांची पहुंच जाएंगे। हरी साग सब्जी और फल उत्पादक किसानों के समक्ष अक्सर भंडारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोल्ड स्टोरेज के अभाव में कई बार किसानों को अपनी उपज को सड़कों पर यूं ही फेंक देना पड़ता है। कृषकों की समस्या को देखते हुए किसान कूलिंग चेंबर का इजाद किया गया है, जो काफी कम खर्चीला होने के साथ छोटे और मंझले किसानों के लिए फायदेमंद है। देखते हैं खास रिपोर्ट। रांची के सब्जी और फल उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर कूलिंग चैम्बर के रूप में सामने आई है। जेएसएलपीएस के जायगा प्रोजेक्ट के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को कूलिंग चैम्बर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जेएसएलपीएस की धनौती देवी बताती हैं कि कूलिंग चैम्बर बिजली और सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसकी क्षमता 5000 टन फल और सब्जी रखने की है। कूलिंग चैम्बर की बदौलत किसानों की फल सब्जी तो सुरक्षित रखने में मदद मिल ही रही है, महिला समूहों की कमाई में भी वृद्धि हो रही है। हम लोग यहाँ पर जब से काम कर रहे हैं तो यहाँ पर किसानों के संबंधित लाइवलीहुड संबंधित काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसान खेती बाड़ी भी करते थे और सब्जी वगैरह भी उगाते हैं और बाज़ार में बेचते भी है। लेकिन हम लोग इसको ठंडा कैसे रखेंगे? ये कूलिंग चैम्बर मतलब एक फ्रिज में जिस तरह से हम लोग सब्जी रखते हैं, ठंडा रखते हैं, उसी तरह से ये सब्जी रखने के लिए कूलिंग चैम्बर है, जो इसमें 5000 टन रखने की क्षमता है। और ये हमारा जेएसएलपीएस के माध्यम से कूलिंग चैम्बर जायका के माध्यम से दिया गया है। कूलिंग चैम्बर की संचालिका और उत्पादक समूह से जुड़ी रेणु देवी बताती हैं कि महिला कृषकों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। एक कूलिंग चैम्बर से आसपास के 3 गांव के सैकड़ों किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। 21 पीजी है। 21 पीजी में जितने भी प्रत्येक पीजी से हम लोग का यहाँ सब्जी कलेक्शन होती है,
जिससे जो दीदी लोग ज़्यादा ये कर रही है, ऋण लेके हम लोग का डीओ से पैसा निकासी करके खेती बाड़ी अपना कर रही है, तो उसके द्वारा सब्जी बर्बाद ना हो उसके लिए हम लोग का यहाँ ये कूलर चिंबर बनाया गया है, जिससे हम लोग का दीदी लोग का बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ सामने मोटा मोटी बोला जाए तो एगो सामने से हम लोग का यहाँ उकरीद गाँव और नकवा टोली और इतापे 3 मिला के अभी हम लोग का 100-150 किसान है। रांची जिले के ओरमांझी में कूलिंग चैम्बर की शुरुआत होने से छोटे और मझोले दर्जे के महिला किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने का मौका मिल गया है। सविता देवी बताती हैं कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज क्विंटल के हिसाब से सब्जी रखते हैं, जबकि कूलिंग चैम्बर में 5 माह तक भी सब्जी आसानी से रखी जा सकती है। बड़े बड़े स्टोर देखिए बैठा हुआ है, तो उससे हमारे किसानों को महंगा पड़ता है, और यहाँ जो हम लोग को बैठा है छोटा वाला कोल्ड स्टोर, तो थोड़ा कम भी रेट पड़ता है, और ज़्यादा 50-60 केजी ऐसा भी रख सकते हैं, और बड़ा वाला में हम लोग इतना नहीं रख सकते, उसमें कुंटल के हिसाब से, टन के हिसाब से रखा जाता है। और यहाँ बहुत अच्छा सुविधा हो गया है कि हम लोग 2-4 केजी ही रख सकते हैं। फल और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में रांची जिले के किसान अग्रणी स्थान रखते हैं। यही वजह है यहाँ की उपज दुबई और सिंगापुर समेत कई अन्य दूसरे देशों में भी जाती है। निश्चित रूप से कूलिंग चैम्बर किसानों के लिए भंडारण की दिशा में अब और अधिक फायदेमंद साबित होगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। भुजंगासन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से 7वां है। भुजंगासन को सर्पासन और कोबरा आसन भी कहा जाता है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। भुजंगासन तनाव को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी योगासन है। Legs and place your palms beside the chest and elbows close to the body. Inhale. Slowly lift the head and chest up to the navel region with the help of spinal muscles. Keep the elbows parallel and maintain the final position for 3 to 10 breaths with body awareness. Exhale. Bring the head down and rest your chin on the ground. Bend both the arms. Put the chin on the hands. With the feet wide apart, toes pointing outward. Head up and place to the right on your hands. Relax. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। पुरुष हॉकी विश्व कप के मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को 3-2 से हरा दिया। वहीं एक अन्य मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 5-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति ने कल 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया था सम्मानित। मुख्यमंत्री आज सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। चाईबासा परिसदन में जनता की समस्याओं से हुए रूबरू, त्वरित समाधान का दिया निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता। हथियार और गोलियों के साथ 6 नक्सली गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस के हत्थे चढ़े 4 उग्रवादी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी को रांची के जेएससी स्टेडियम में खेले जाने वाले सीरीज के पहले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। 25 को रांची पहुंचेंगी दोनों टीमें।